पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक पदार्थ न्यूट्रिशन कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर यह पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला, ऊर्जा उत्पादक। वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स। उपापचयी नियंत्रक। वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण एवं जल। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन। आनुवांशिक पदार्थ। वे पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण। आगे है इसमें कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसैक्राइड। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्राइओज आदि। डाइसैक्राइड समान या भिन्न मोनोसैक्राइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैक्राइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। यहाँ पे देख लेते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाता है सुक्रोज को, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है माल्टोज को, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनाता है लैक्टोज को। अगला है पॉलीसैक्राइड। सैक्राइड्स के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैक्राइड का निर्माण होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। दूसरा, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। तीसरा है विटामिन सी का निर्माण करना। चौथा, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। पांचवा, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के प्रकार, पहला है सरल प्रोटीन। वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन इत्यादि। संयुग्मी प्रोटीन, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण क्रोमोग्लोटिन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। व्युत्पन्न प्रोटीन, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटीन्स, पेप्टॉन और पेप्टाइड। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य, ये कोशिकाओं, जीव द्रव्यों एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर एवं मरास्मस नामक रोग हो जाता है।
आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। आनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। यह संवहन में भी सहायक होते हैं। क्वाशियोकर्स क्वाशियोकर्स इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरास्मस इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। वसा यानी कि फैट्स, वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव्य अवस्था में हों तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल, पाम ऑयल, संतृप्त तेल के उदाहरण हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का मुख्य कार्य, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। आगे देखते हैं इसमें। वसा की कमी से त्वचा रुखी हो जाती है, वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला है विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय, मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। बी और सी घुलनशील हैं जल में। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन हैं रिमेनिंग, यानी कि ए, डी, ई और के। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इनकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उसके स्रोत यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम दिया हुआ है, कमी से होने वाले रोगों के बारे में दिया हुआ है और स्रोत दिया हुआ है। तो पहला है विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थेल्मिया। और स्रोत है इसका दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली युक्त तेल। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। विटामिन ए, रेटिनॉल, रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थेल्मिया। और स्रोत हैं दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछलीकृत तेल। विटामिन B1, थायमीन। कमी से होने वाला रोग बेरी। और स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल और यकृत अंडा एवं सब्जियां। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। कमी से होने वाला रोग है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीवा का फटना। इसमें खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध इसके स्रोत हैं। विटामिन B3, निकोटिनेमाइड या नियोसिन। इसमें कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा, त्वचा का दाद,
या 4D सिंड्रोम। स्रोत हैं इसके मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर इसके स्रोत हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, अनीमिया और त्वचा रोग इसकी कमी से होते हैं। यकृत, मांस और अनाज इसके स्रोत हैं। विटामिन B7 बायोटीन, इसकी कमी से लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना होता है विटामिन B7 से। और मांस, अंडा, यकृत, दूध इसके स्रोत हैं। विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, B11 फॉलिक अम्ल कहलाता है। इसकी कमी से अनीमिया और पेचिस रोग होता है। और स्रोत है दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। विटामिन B12 साइनोकाबालिम, साइनोकाबालिम कमी से होने वाला रोग है अनीमिया, पांडु रोग। और स्रोत हैं इसके मांस, कलेजी, दूध। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होता है स्कर्बी, मसूड़े का फूलना। और स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स होते हैं बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया होता है वयस्कों में। मछलीकृत तेल, दूध, अंडे इसके स्रोत हैं। विटामिन E टोकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना इसकी कमी से होता है। और इसका स्रोत है पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन K फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन रक्त का थक्का न बनना इसकी कमी से होता है। और इसका स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होती हैं। पानी में आर्सेनिक विष के कारण, पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस नामक बीमारी होती है। अगला टॉपिक है इसमें जल। मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है। जल के प्रमुख कार्य जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन, पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। शरीर में होने वाले अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम से संपन्न होती हैं। अगला है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में DNA व RNA के रूप में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य है आनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना। ये क्रोमेटीन जाल का निर्माण करते हैं। खनिज लवण, मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर के उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। गर्भवती स्त्रियों में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में लगभग 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। यह शरीर का कुल वजन का 4 से 5% होते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ और उनके प्रकार दिए हुए हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे खनिज, फिर दैनिक मात्रा उनकी दी हुई है, फिर मुख्य स्रोत और उनके प्रकार दिए हुए हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के रूप में दैनिक मात्रा 2 से 5 ग्राम और इसका मुख्य स्रोत है साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध। साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध। फिर इसके प्रकार क्या हैं? यह सामान्यतः कोशिका बाहरी द्रव्य में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबंध है। पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में घनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। अगला है पोटेशियम, 1 ग्राम होना चाहिए दैनिक मात्रा में और लगभग सभी खाद्य पदार्थों में यह होता है। सामान्यतः कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है। यह निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है।
कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण और शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। कैल्शियम लगभग 1.2 ग्राम होना चाहिए। दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न और रागी मछली इसके स्रोत हैं। यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्पंदन में इसकी भूमिका होती है और पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबंध है। फास्फोरस 1.2 ग्राम और दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई आटा, कलेजी और गुर्दे इसके स्रोत हैं। कैल्शियम से संबंध होकर दांतों और हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है। यह शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। लोह 25 ग्राम बालक में और 35 ग्राम बालिका में होना चाहिए। कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़ से लोह प्राप्त होता है। लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है। यह ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आयोडीन हर दिन 20 mg लेना चाहिए। मछली, समुद्री खरपतवार, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन नमक से आयोडीन प्राप्त होता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। गलगंड से बचने के लिए। मैग्नीशियम अत्यल्प यानी बहुत कम और ये सब्जियों से मिलता है। पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु कैंसर से बचाव के लिए ये यूज़ होता है। जस्ता अत्यल्प यानी कि अति अल्प बहुत कम, यकृत और मछलियों से मिलता है। इंसुलिन कार्यकी के लिए। और तांबा ये भी अत्यल्प होना चाहिए। मांस, मछली, यकृत और अनाज से प्राप्त होता है। हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। कोबाल्ट ये भी अत्यल्प लेना चाहिए। मांस, मछली, जल से प्राप्त होता है। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु। अगला टॉपिक है इसमें पोषण। संतुलित पोषण यानी कि बैलेंस डाइट वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन C का अभाव होता है। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन और 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। पुरुषों एवं बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन चाहिए। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट C6H5COONA का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है यहाँ पे भोजन और उसके अवयव। भोजन के पोषक पदार्थ हैं। भोजक वे पोषक पदार्थ हैं जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है। इसे 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। दूसरा, शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ एवं तीसरा, प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं यहाँ पे दी हुई हैं, एक बार इसे देख लेते हैं। हल्का कार्य करने वालों के लिए पुरुषों में 2000 कैलोरी, स्त्रियों में 2100 कैलोरी। 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुषों में 3000 कैलोरी और स्त्रियों में 2500 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वालों पुरुषों के लिए 3600 कैलोरी और स्त्रियों में 3000 कैलोरी।
संतुलित आहार तालिका। एक बार यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, इसे आप पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस है। भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस है। मानव रोग, यहाँ पे परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग दिए हुए हैं। रोग है, प्रभावित अंग है, परजीवी है, वाहक मच्छर है और उसके लक्षण दिखाए गए हैं। तो पहला रोग है मलेरिया और ये प्रभावित करता है तिल्ली एवं आरबीसी को। परजीवी है प्लाज्मोडियम और वाहक मच्छर है मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, और लक्षण है ठंड के साथ बुखार आना। पायरिया दूसरा रोग है और ये मसूड़ों को प्रभावित करता है और ये परजीवी है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस, मसूड़ों से रक्त का निकलना इसका लक्षण है। सोने की बीमारी मस्तिष्क से संबंधित है और ट्रिपेनोसोमा परजीवी है। सीसी मक्खी काटने से होता है ये। बहुत नींद के साथ बुखार आता है। पेचिस जो कि आंत को प्रभावित करता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी है और श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होती है। काला जार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। लिशमेनिया डोनावानी परजीवी है। बालू मक्खी वाहक मच्छर है और इसका लक्षण है तेज बुखार। जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग, तो पहली बीमारी है यहाँ पे टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। जीवाणु के नाम हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। इसका लक्षण है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होना। हैजा जो कि आंत से संबंधित है और विब्रियो कॉलेरी जीवाणु है इसका। लगातार दस्त और उल्टियाँ होती है। टाइफाइड जो कि आंत को प्रभावित करता है और इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। लक्षण है इसका बुखार और सिर दर्द, तेज बुखार और सिर दर्द। क्षय रोग जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है और जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें इसका लक्षण है बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना। डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु का नाम है। इसका लक्षण है सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। प्लेग फेफड़ा और कारव दोनों पैर के बीच। पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु का नाम है। बहुत तेज बुखार लक्षण है इसका और शरीर पर गिल्टियाँ आना। बहुत तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियाँ। काली खांसी प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को और जीवाणु है हीमोफिलस पर्टूसिस। लक्षण है लगातार खांसी आना। निमोनिया जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है। जीवाणु है डिप्लोकोकस निमोनी और इसका लक्षण है तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोढ़ जो कि तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु है। शरीर पर चकत्ते और तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। गोनोरिया मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। नाइसेरिया गोनोरिया ये बैक्टीरिया है, मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है। सिफिलिस जो कि शिशन को प्रभावित करता है। टैपोनमा पैलिडम ये शिशन में घाव इसका लक्षण है। अगला है यहाँ पे मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। लेवरन ने 1880 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। लेवरन ने रोनाल्ड रास 1887 ईस्वी ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है।
मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में क्विनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रिमाक्विन औषधि लेनी चाहिए। क्विनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रिमाक्विन औषधि लेनी चाहिए। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चुराइजेशन की खोज की। बच्चों की डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। यहाँ पे वायरस के द्वारा होने वाले बीमारी दी गई हैं, एक बार इसे देख लेते हैं। पहली बीमारी है यहाँ पे एड्स। एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली WBC को प्रभावित करता है और विषाणु का नाम है HIV। लक्षण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। दूसरा है डेंगू ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार भी जिसे कहते हैं। प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर, खास करके सिर, आँख और जोड़। इसके विषाणु का नाम है अरबोवायरस और इसका लक्षण है आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द। पोलियो जो कि वायरस से होता है, ये प्रभावित करता है गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान को। वायरस का नाम है पोलियो और लक्षण है ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं और नष्ट हो जाती हैं, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इन्फ्लुएंजा प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को और वायरस है मिक्सो वायरस ABC और लक्षण है गलशोथ, छींक, बेचैनी। चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और विषाणु है वेरियोला वायरस। इसका लक्षण है तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने। छोटी माता संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, वेरिसेला वायरस है और इसका लक्षण है हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएं। गलशोथ जो कि प्रभावित करता है पैराथायराइड ग्रंथि को और इसका लक्षण है ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और विषाणु है मोरबिली वायरस और लक्षण है शरीर पर लाल दाना। ट्रैकोमा ये प्रभावित करता है आँख को और इसका लक्षण है आँख लाल होना, आँख में दर्द होना। हेपेटाइटिस या पीलिया यह प्रभावित करता है यकृत को और इसके लक्षण है पेशाब पीला, आँख तथा त्वचा पीला हो जाना। रेबीज जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और वायरस है रैब्डो वायरस। रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। मेनिंजाइटिस जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इसका लक्षण है तेज बुखार। हर्पीज जो कि त्वचा को प्रभावित करता है, वायरस का नाम है हर्पीज और यहाँ पे लक्षण है त्वचा में सूजन हो जाती है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगले पॉइंट है जीका बुखार, जिसे जीका रोग के नाम से जाना जाता है, जीका वायरस के कारण उत्पन्न होता है। जीका बुखार मुख्यतः एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावना होती है। यह रोग गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है और शिशु के सिर के अपूर्ण विकास की वजह बन सकता है। इसके अधिकांश मामले 60 से 80% में कोई लक्षण नहीं दिखते। यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो वे लक्षण इस प्रकार के होते हैं: बुखार, लाल आँखें, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, लाल चकत्ते आदि। हेलमिंथस द्वारा होने वाली बीमारी अतिसार यानी कि डायरिया। इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस नामक अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ नेमेटोड है, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है और इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। यह रोग फाइलेरिया बैनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है।
इस रोग में पैरों, वृषण कोषों और शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। फफूंद यानी कि फंगस द्वारा होने वाली बीमारी। दमा। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। एथलीट फुट यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। खाज। यह रोग एकेरस स्केबीज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है एवं सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। गंजापन। यह टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। दाद। यह रोग ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। मनुष्य में होने वाला आनुवांशिक रोग वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र डबल एक्स प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। हीमोफीलिया इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्यतः समयांतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र डबल एक्स प्रभावित हों। इस रोग की भी वाहक स्त्रियां हैं। हेल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। टर्नर सिंड्रोम यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, 44A + XO। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा एवं वक्ष चपटा होता है। जननांग प्राय अविकसित होता है जिससे वे बांझ होती हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम यह पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। डाउन सिंड्रोम इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच में कट जाता है, तालू में दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। और आगे दिया है कुछ अन्य रोग यानी कि पक्षाघात या लकवा पैरालिसिस जिसे कहते हैं। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहां पक्षाघात होता है वहां की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना है। एलर्जी कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। सीजोफ्रीनिया यह मानसिक रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन और आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफ़ी सहायक होती है। मिर्गी इसे अपस्मार रोग कहते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। डिप्थेरिया यह रोग आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात पैरालिसिस के कारण होता है। कैंसर मनुष्य के शरीर में किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है।
इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। उत्कृष्ट गैस रेडॉन कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। उत्कृष्ट गैस रेडॉन कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। कीमोथेरेपी शब्द को वर्ष 2013 में पाउल एहरलिच ने दिया, जिन्हें आधुनिक रसोचिकित्सा का पिता कहा जाता है। बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमास इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। सार्कोमास यह कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। ल्यूकीमियास यह ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास यह कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। चिकनगुनिया यह दुर्लभ बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है। यह मादा एडीज मच्छर मुख्यतः एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत होता है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटते हैं जिससे यह बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और को नहीं हो सकती। इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट भी कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट यह HIV संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। HIV-P24 एंटीजोन PCR HIV की स्पष्ट जांच, इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। CD4 काउंट, इस परीक्षण से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड RNA/DNA एप्लीफिकेशन टेस्ट की एडवांस तकनीकी सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगा लेती है। यह तकनीक ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान कर लेता है। इस जांच की मदद से 1 सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाते हैं। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती हैं। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी ART की व्यवस्था की है। ART सेवाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडीन AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। डेंगू ज्वर मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 ईस्वी में कोलकाता में सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 से 76, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण 1992, मानसिक स्वास्थ्य 1982 और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 से 98, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997 से 98 और समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997 से 98, जननी सुरक्षा योजना 2003 से 4, वंदे मातरम योजना 2004।
पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनस सॉल्क तथा 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एवं टाइप 3। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगियों की 3 श्रेणी होती है। सबसे कम मरीज टाइप 2 के और अधिकतर टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसीलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की गई है। इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, एक बार इसे देख लेते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम चले थे। BCG बैसिलस कालमीटर ग्यूरिन, जन्म पर तपेदिक से 70% तक सुरक्षा। DPT यानी कि डिप्थीरिया, पिट्यूसिस और टिटनस टॉक्साइड 6, 10, 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु में सुरक्षा 90 से 99%। OPV यानी कि पोलियो 6, 10, 14 सप्ताहों और 6 से 16 से 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय खुराक सुरक्षा 100% तक। खसरा 9 से 12 माह की आयु पर सुरक्षा 100%। DT इसका मतलब डिप्थीरिया और टिटनस टॉक्सॉइड 5 वर्ष की आयु तक। TT टिटनस टॉक्सॉइड 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में। TT गर्भवती महिलाओं के लिए 2 खुराक या अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा हो तो 1 खुराक।